गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर आप लोगों के सामने कक्षा 10 का कृतिका भाग 2 का साना साना हाथ जोड़ी चैप्टर लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया का लिखा हुआ यह एक यात्रा वृत्तांत है, जिसमें उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम मधु कांकरिया के जीवन परिचय के बारे में जान लें। मधु कांकरिया का जन्म 23 मार्च सन 1957 ईस्वी को कोलकाता में हुआ। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए ऑनर्स की शिक्षा प्राप्त कर कोलकाता में ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया। ये हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित लेखिका। इन्होंने कथा, उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत आदि विधाओं में अपनी लेखनी की है। उनकी रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता तथा समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे संस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा, नारी अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं के विषय रहे हैं। जैसे हम अपनी संस्कृति को खो रहे हैं, इसका दर्द उन्होंने अपनी रचनाओं में उकेरा है। महानगरों में भीड़ में युवा नशाखोरी के चपेट में आते जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, उसका दर्द इन्होंने उकेरा है। तथा महिलाओं की वेश्यावृत्ति की जो समस्या है, प्रवृत्ति है, उस पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं मधु कांकरिया की, खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी, पत्ता खोर, सेज पर संस्कृत, सूखते चिनार, हम यहाँ थे, ये उपन्यास तथा कहानी संग्रह में बीतते हुए और अंत में ईशु, चिड़िया ऐसे मरती है, भरी दोपहरी के अंधेरे, 10 प्रतिनिधि कहानियाँ, युद्ध और बुद्ध, स्त्री मन की कहानियाँ, अपनी धरती अपने लोग और यात्रा वृत्तांत में बादलों में बारूद। इत्यादि रचनाएं इन्होंने किया। इन्हें कथा क्रम पुरस्कार, हेमचंद स्मृति साहित्य सम्मान, समाज गौरव सम्मान, विजय वर्मा कथा सम्मान, शिव कुमार मिश्र स्मृति कथा सम्मान, रत्नी देवी गोयनका वाग्देवी सम्मान, प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रस्तुत कहानी साना साना हाथ जोड़ी ये इनका रचना है यात्रा वृत्तांत। इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने अपने सिक्किम यात्रा का वर्णन किया है। सिक्किम हालांकि पश्चिम बंगाल से लगा हुआ ही राज्य है, उत्तर पूर्व में बसा हुआ यह भारत के राज्य सिक्किम पहाड़ी एरिया, उसकी यात्रा का वर्णन इन्होंने किया है, जिसमें साना साना हाथ जोड़ी, ये चैप्टर का जो शीर्षक है। साना साना मीन्स होता है छोटे छोटे, साना साना मीन्स छोटे छोटे, हाथ को जोड़ करके प्रार्थना करते हुए यह लेखिका एक दिन उसी यात्रा पर कुछ नेपाली बच्चों को प्रार्थना करते हुए देखती है, और वही बच्चे बोलते हैं, वो इन्हें इतना अच्छा लगा कि उसी को इस चैप्टर का शीर्षक बना डाला इन्होंने।
कह रहे हैं कि मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। ये एक पर्वतीय एरिया का यात्रा वृत्तांत है। आप लोग जो लोग भी अगर हिल स्टेशन का यात्रा किए होंगे, पहाड़ी एरियो का, तो आप देखेंगे कि जैसे वहाँ जब शाम होता है, रात हो जाता है, और रात में आप अपने अगर कहीं रुके हुए हैं होटल वगैरह में, तो वहाँ से जब आप निकल करके बालकनी से देखेंगे तो नीचे पहाड़ी में जो लोगों के घरों में लाइट्स जलते हैं वो इतने खूबसूरत लगते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं मानो कि आसमान के तारे उतर आए हों ज़मीन पे। हम आसमान के ऊपर हैं और हम ऊपर हैं और आसमान नीचे है, इस प्रकार प्रतीत होता है। वह तारे उस समय जब आप वहाँ जाएंगे, रात के समय जब देखेंगे अपने रिसोर्ट से, होटल से बाहर निकल करके, तब जब भी आप लोग पहाड़ी एरिया पर जाएं, रात को देखेंगे बहुत ही मनमोहक दृश्य लगता है, मानो कि तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हैं। वो तारे नहीं होते, वो वही लाइट्स होते हैं लोगों घरों में, दूर घरों में जलने वाली पहाड़ी एरिया में। मैं अल्मोड़ा गया था, वहाँ पर मैंने देखा, जब शाम को अपने रूम से बाहर निकला तो देखा कि नीचे दूर पहाड़ियों में लाइट्स इतने सुंदर लग रहे थे मानो कि तारे टिमटिमा रहे हों। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की तरह एक झालर सी बना रहे थे। दूर तराई में, यानी दूर ढलान में नीचे जो तराई एरिया है उसमें जो सितारों के गुच्छे, यानी कि जो अब दूर जब देखेंगे तो आसमान ऐसा नहीं लगता है कि जैसे नीचे झुकाया हो, तो तारे ऐसे मानो कि झालर की एक लड़ी बना रहे थे। ये क्या था यार? क्योंकि वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर, गंगटोक सिक्किम की राजधानी, वह शहर बहुत ही सुंदर, जगमगाता, साफ, स्वच्छ, मनोहर शहर था। कहा जाता कि वह शहर इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा, इतिहास भी उसका सुंदर, वर्तमान भी सुंदर, दोनों को जोड़े हुए है कि अगर इतिहास भी देखना है तो भी उसको देखिए, वर्तमान देखना है तो भी उसको देखिए। मेहनत का बादशाहों का वह ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। कुछ शहर होते हैं उनकी अलग अलग सुंदरता होती है। जैसे कहा जाता है सुबह बनारस, बनारस की सुबह सुंदर होती है। शाम अवध, लखनऊ की शाम सुंदर होती है। जगमगाता लखनऊ का शाम आपको अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, और बनारस का सुबह। लेकिन गंगटोक शहर का सुबह भी अच्छा, शाम भी अच्छा, और रात भी अच्छा है। मुंबई का रात अच्छा है, मुंबई को रात में जाएंगे तो अच्छा लगता है, लखनऊ शाम को अच्छा लगता है, और बनारस सुबह अच्छा लगता है। परंतु गंगटोक का सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। लिखा है वह रहस्य भरी सितारों की रात मेरे अंदर सम्मोहन जगा रही। सम्मोहन मतलब कि ध्यान एकाग्रचित करना, अपनी ओर खींचना। जब सम्मोहित व्यक्ति हो जाता है तो जो सम्मोहित करता है वो उसकी तरफ वो खींचा चला जाता है। मतलब कि वो अब वह सुंदरता मुझे अपनी ओर खींच रहा था।
कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ अस्थगित था, अर्थहीन था, मेरी चेतना, मेरा आसपास। इस तरह से वो खींच रहा था कि मानो कि अब मेरा सब कुछ स्थगित था। मैं भूल चुकी थी कि मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, यह मैं भूल चुकी थी। मैं अर्थहीन थी, मेरा कोई वजूद नहीं था। मेरी चेतना, सोचने समझने की जो शक्ति, मेरा आसपास सब कुछ, यानी कि जब व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, जब व्यक्ति ध्यान केंद्रित हो जाता है, तो उसके आसपास सिर्फ शून्य दिखाई देता है, एकदम काला दिखाई देता है, अंधेरा। कोई हलचल नहीं, कोई चेतना नहीं, वह व्यक्ति उसी में खो जाता है। इस स्थिति में जब आप पहुंच जाते हैं ना, तो वह एक सबसे सुंदर स्थिति होती है। उसमें आप जो चाहें सो कर लेते हैं। मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अति इंद्रियता में डूबी रोशनी की तरह वह जादुई झालर। क्या मेरे भीतर बस शून्य था, मैं कुछ अब सोचने समझने के काबिल नहीं थे, और अति इंद्रियता, इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे डूबी हुई रोशनी की वह जादुई झालर थी। वह जादुई झालर धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। उजास मीन्स उजाला, प्रकाश। अब वही अभी सोच रही है, लेखिका उस सुंदरता को देख करके अभी मंत्रमुग्ध है, एकदम ध्यान केंद्रित। उसके आसपास बिल्कुल अंधेरा, लेकिन अब फिर उसका ध्यान भटकने लगा। कहाँ? फिर जो दूसरी चीज उसने देखा था, जो और नज़ारे देखे थे सुबह से, उधर अब जाने लगा उसका ध्यान। क्या देखा उसने? एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी गर्दह प्रार्थना, हाम्रो जीवन तेम्रो कौशली। ये सिक्किमी भाषा में छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह ही प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। सिक्किम एकदम नेपाल से सटा हुआ। नेपाल तो हमारे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वगैरह से भी सटा हुआ, उधर से उत्तरी उसका दक्षिणी सिरा है। इधर से हमारा नेपाल का उत्तरी सिरा, वो दक्षिणी सिरा हम देखते हैं, उधर से वो दक्षिणी सिरा देखते हैं। कहीं जा रहे थे तो वही बच्चे प्रार्थना कर रहे थे हाथ जोड़ करके, साना साना हाथ जोड़ी, यानी छोटे छोटे मैं हाथों को जोड़ करके यह प्रार्थना करता हूं कि हमरो जीवन, मेरा जीवन तिम्रो कौशली, अच्छाइयों को समर्पित हो। मेरा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, तिम्रो कौशली, अच्छाइयों को समर्पित गर्द हूं, करता हूं। यह प्रार्थना वो सुबह ही सीखी थी। ध्यान इनका उधर चला गया, जो अभी अति इंद्रियता से मैं डूबी हुई थी, कि अचानक दिमाग में कुछ यादें आ गई। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। सुबह इनका प्लानिंग था जो घूमने का, वो था युमथांग पहाड़ी एरिया, जो वहाँ से चढ़ना था, युमथांग के लिए जाना था, तो इसलिए सुबह उठना था। तो सुबह उठी तो सुबह सुबह उठते ही पहले भागी बालकनी की तरफ। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे हाईएस्ट पीक, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी और भारत की दूसरी। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था।
इन्हें बताया गया था कि अगर मौसम साफ हो तो सुबह सुबह आप उठेंगे तो यहाँ से कंचनजंगा दिखाई देता है और बर्फ दिखाई देगा आपको। अगर बादल आ गए तो नहीं दिखाई देगा, धुंध होगा तो नहीं दिखाई देगा। और सुबह सुबह जब आप पहाड़ी एरिया में जाएं, सूर्योदय से पहले उठ करके आप बालकनी में आ जाइए और सूर्योदय होते हुए जब देखेंगे तो ऐसा नज़ारा वो लगता है मानो कि सूर्य धरती के अंदर से निकल रहा हो, धरती के अंदर से सूर्य निकल रहा हो। यह भी दृश्य देखने लायक होता है। वो तो कंचनजंगा को देखने के लिए वहाँ उपस्थित हुए थे, जो हिमालय की तीसरी सबसे सर्वोच्च चोटी है। उनको बताया गया था कि अगर आप मौसम साफ रहा तो सुबह कंचनजंगा को यहाँ से देख सकती हैं, अगर नहीं तो बादल रहा या धुंध रहा तो फिर नहीं दिखाई देगा। पिछले वर्ष की भांति ही इस वर्ष भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। पिछले साल आए थे तो वहाँ बादल थे, कपाट में से दरवाज़ा, बादलों ने अपने दरवाज़ा जैसे ठाकुर जी के कपाट यानी जो भगवान के दरवाजे होते हैं वो सुबह शाम बंद कर दिए जाते हैं, उसी तरह बंद थे। कंचनजंगा न दिखनी थी तो न देखिए, क्योंकि हमारे भाग में कंचनजंगा देखना नहीं था तो नहीं देख पाए। पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। रकम रकम यानी कि भिन्न भिन्न, रकम रकम मीन्स भिन्न भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे इतने सारे फूल खिले थे मानो कि फूलों के बाग में आ गई हूँ। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था, 149 km फार अवे युमथांग। युमथांग यानी घाटियाँ, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेगी। युमथांग का मतलब कि गहरी घाटियाँ, खाई, घाटी यानी खाई। और पूरे युमथांग तक का सफ़र जो है वो हिमालय के घने जंगलों में, वादियों में से होकर के गुजरना है, जहाँ की तरह तरह के फूल, पौधे, पेड़, पत्तियां इत्यादि दिखाई देगी। मिलेंगे। ड्राइवर कम गाइड जितेंद्र नार्गे मुझे बता रहा था, ये वहाँ देखने में, उन फूलों को देखने में मशगूल थी, तो कहा कि मैडम चलिए, आपको पूरे रास्ते भर इससे भी सुंदर सुंदर फूलों की वादियाँ मिलेंगी। लेकिन आने का क्या वहाँ बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगी। जितने भी लोग अगर मैदानी इलाके से जाते हैं, हम लोग इधर से जाते हैं, या जो भी मैदानी इलाके से जाता है पहाड़ी इलाकों का भ्रमण करने, यात्रा करने, तो सबकी यही ख्वाहिश होती है वहाँ बर्फबारी देखने की, कि हमें बर्फ़ शायद देखने को मिल जाए, बड़ी उत्सुकता होती है। उन्होंने पूछा क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगा? तो चलिए तो सही। पहले जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए, पाइन यानी चीड़, देवदार के पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताका है। जा रहे थे तो देखा इन्होंने कि एक जगह एक लाइन से बौद्ध पताका है, पताका में झंडा, बौद्ध धर्म के झंडे सफ़ेद लगे हुए थे, किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताका है, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। सफेद रंग शांति का प्रतीक और अहिंसा का प्रतीक, जिसमें बौद्ध मंत्र लिखा हुआ था। नार्गे ने बताया यहाँ बौद्ध की बड़ी मान्यता है, सिक्किम में बौद्ध धर्म की बहुत मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। जब किसी बुद्धिस्ट यानी कि जो बौद्ध साधु होते हैं उनका मृत्यु होता है तो शहर से दूर कहीं भी पवित्र स्थल पर 108 सफ़ेद झंडे लगा दिए जाते हैं। न इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट होते हैं। तो उन्हें कहा कि फिर इनको उतारा जाता है? तो कहा नहीं नहीं, उतारा नहीं जाता है, ये अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं।
कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। जब कोई नया काम करते हैं, यानी मानो घर बना हो, शादी विवाह हुआ हो या नौकरी वगैरह लगा हो, कोई नया काम हुआ तो वहाँ पे भी झंडे लगाए जाते हैं, लेकिन वो सफ़ेद नहीं, रंगीन झंडे होते हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा, बौद्ध धर्म जो होते हैं वो उनको बड़ा मानते हैं। तिब्बत के धर्मगुरु को दलाई लामा बोलते हैं। उनकी तस्वीर लगी हुई थी जीप में, और इसने गैंगटोक में देखा कि कई दुकानों पर भी तस्वीर उनकी लगी हुई थी। ठीक है, अब इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं अगला भाग अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। इस वीडियो में अगर कोई समस्या आप लोगों को हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तथा फ़ोन करके भी बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।